Hello students, after completing substitution reaction in octahedral complexes which includes metal ion with 6 ligands. Okay, so now I am going to start the next topic of the same chapter, that is reaction mechanism of inorganic complexes. Okay, I have divided it in part 2. I have given it the name second part. First part, the notes which I have made on substitution of octahedral complexes is uploaded on the website. You can visit it, you can note it. Now this second part I have made notes and still I am making on it. The remaining topics which are left over of reaction mechanism of inorganic complexes. So in the second part I am going to start with the topic which is substitution reaction in square planar complex. ओके, तो पहले जो पढ़ा था वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. जितनी बातें हुई वो सब किसकी हुई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हुई. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का. तो अब जब स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है तो ये आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जाना चाहिए, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, कितने लीगेंड्स होते हैं, ये सब चीज़ आपके माइंड में फिट होना चाहिए. उसके बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. अच्छा, क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, हम थोड़ा सा ये बता देते हैं आपको. जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, कोई आपका स्क्वायर है और उस स्क्वायर के सेंटर में आपका मेटल है. ओके, स्क्वायर के सेंटर में आपका मेटल है और चारों कोने पे लीगेंड लगे हुए हैं. ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, प्लेनर क्योंकि वो प्लेन में होता है, चाहे इसको हम ऐसे दीवार पे प्लेन में लगा दें या फिर ऐसे प्लेन में लगा दें, मतलब कि वो हमारा स्क्वायर है, प्लेनर है, इसमें कोई ऊपर नीचे या फिर अदर डायमेंशंस में लीगेंड नहीं है. ठीक है, केवल ये हमारा एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो चारों एज होते हैं, चारों जो कोने होते हैं, उन चारों कोने पे क्या लगे हुए हैं, लीगेंड्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या है लीगेंड का ये आप सबको अब अच्छी तरीके से पता हो चुका है. तो हम लोग सीधे आते हैं कि अगर जो स्क्वायर प्लेनर की हम बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर में क्या मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. ठीक है, अच्छा, जनरली आप अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम लोग बात किए थे तो उसमें जनरल जो मैकेनिज्म था वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन का SN1 मैकेनिज्म था. कुछ कंडीशन से जहाँ पे SN2 फॉलो हो रहा था. इस केस में हमारा जो जनरल मैकेनिज्म देखा गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन होने का वो आपका एसोसिएटिव यानी कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है. कैसे हो रहा है तो यहाँ 1 2 3 करके देखिए, हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि ये प्रूफ करेगा कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो आपका SN2 यानी कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है. ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग एक एक करके. SPL टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देखिए दो चीज़ें हैं. 4 लिगेंड की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा मेटल जो है वो 4 लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसकी 2 ज्योमेट्री बन सकती है. एक बन सकती है क्या, टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या बन सकता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3. स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, dsp2. dsp2 मतलब कि 3d 4s 4p उसके बाद 4d ऐसे आता है. ठीक है, 3d 4s 4p फिर 4d. तो स्क्वायर प्लेनर जो है वो लो स्पिन के कारण बनता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, लो लीगेंड की जो फील्ड है लो स्पिन बनता है इसमें. ठीक है, तो 3 का 3d वाला मतलब अंदर वाला d और उसके बाद वाला s और p2, dsp2 हुए ना 4, एक d एक s और 2 p. इतने ऑर्बिटल्स यूज होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, एक d का एक s का और 2 p ऑर्बिटल, यानी कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है किसका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का. ऑक्टाहेड्रल का क्या होगा, वही ऑक्टाहेड्रल का sp3 हो जाएगा, बाहर वाला s यानी कि 4 का s और 4 का p, sp3. ये आपका टेट्राहेड्रल होता है. ये कब बनता है,
ये 4 लिगेंड के साथ जब आपका मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये तब बनेगा जब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो लिगेंड होंगे वो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, इसमें की पेयरिंग नहीं होगी, उस केस में आपका ये sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पिनर की बात कर रहे हैं। जो निकल का ग्रुप होता है, निकल प्लेडियम देन प्लैटिनम, ये जो जनरली जाने जाते हैं, माने जाते हैं स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम। ओके, तो हम यहाँ स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, निकल को, पैलेडियम को और प्लैटिनम को। तीनों जो हैं आपके, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यानी कि ये सब के सब क्या है, D8 कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है, D8 कॉम्प्लेक्स। ओके, और इनका जो हाइब्रिडेशन है उसको 5 ऑर्बिटल्स यूज़ कर रहा है, यानी कि DsP2। टोटल कितने हैं, 5, एक D, एक S और 2 P, DsP2, 5 ऑर्बिटल्स। ओके, इनके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड कितने हैं, 4, केवल 4 लिगेंड से इनको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। तो इनके पास अब भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जगह बची हुई है कि वो किसी और को अपने साथ जगह दे सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारा जो मैकेनिज़्म है स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो आपका एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज़्म हो सकता है, ठीक है। ये एक रीज़न हो, ये भी एक रीज़न है कि DsP2 यानी कि 5 ऑर्बिटल्स इनके होते हैं। ये D8 कॉम्प्लेक्सेस के जितने भी हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें कि 4 आपका लिगेंड बनाने में यूज़ होता है, फिर भी एक क्या होता है, खाली रहता है। तो ये एक और को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये मैकेनिज़्म है वो एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या दिखा रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए लिए गए हैं, फिर से निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस के D8 कॉम्प्लेक्सेस का हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। देखिए, ट्रांस निकल का कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस पैलेडियम का है और तीसरा ट्रांस प्लैटिनम का है। इन सब का हम सब्स्टिट्यूशन कौन से लिगेंड के साथ करा रहे हैं, पिरिडीन के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं, Cl- देखिए निकल रहा है और पिरिडीन जाके क्या कर रहा है, जुड़ रहा है उस जगह पे। तो इस केस में हमने ये ऑब्जर्व किया, जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट है वो निकल का पैलेडियम से 50 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और पैलेडियम का प्लैटिनम से जो उसके नीचे है 100, मतलब कह सकते हैं 1 लाख टाइम ज़्यादा है, ठीक है, 100,000 टाइम्स ज़्यादा है, फास्टर है, किसका, पैलेडियम का प्लैटिनम से, ठीक है। तो ये अगर हम देखिए, अगर SN1 मैकेनिज्म से हमारा रिएक्शन जाता बाय चांस, अगर सोचे ऐसा हम तो कि अगर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता, तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, उसमें मेन प्रायोरिटी होती है बॉन्ड की टूटने की प्रायोरिटी होती है, कि हमारा बॉन्ड आसानी से टूट जाए। और जब हम SN2 की बात करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी किस चीज़ की होती है, कि हमारा जो बाहर का लिगेंड है, एक्सटर्नल लिगेंड, उसको कहीं से क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब कि इनका एक तरह से कहो कि लिगेंड के साथ जो अटैचमेंट होता है ना, वो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो और सोचेंगे कि हमारे पास आए, ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निकल से पैलेडियम प्लैटिनम में जाने पे हम लोग का F ऑर्बिटल भी इंक्लूड होने लगता है, और जितना F ऑर्बिटल और जो D ऑर्बिटल्स आपके हैं, ये इनकी जो शील्डिंग होती है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होती है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि S ऑर्बिटल P को शील्ड करता है, P D को शील्ड करता है, ठीक है, लेकिन फर्दर D आगे F को शील्ड नहीं कर पाता। मतलब D और F जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज करते हैं, पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो इसी वजह से निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ने के बजाय इनके अंदर क्या डेवलपमेंट हो जाता है कि वो और एसोसिएट कर सके। इसी वजह से निकल अगर 50 गुना ज़्यादा है पैलेडियम से रेट में, तो हमारा जो पैलेडियम है वो प्लैटिनम से 100,000 टाइम्स जो है उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जा रहा है। इसका रीज़न समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि निकल है, पैलेडियम है और प्लैटिनम है, उनको अपने जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको एक्सपैंड करने की जो टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि जो हमारे 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपैंड करने की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि 4 लिगेंड से हम
5 लिगेंड पे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है। तो ये टेंडेंसी हमारा निकल से प्लेडियम पे जाते हैं तो बढ़ता है, फिर प्लेडियम से प्लेटिनम पे जाते हैं तो और बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपैंड करने का, बढ़ाने का टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये मैकेनिज़्म भी SN2 की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज़्म ही तो ऐसा है जो कि एसोसिएट करता है, जुड़ता है। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, 4 से 5 में चेंज हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन रेट हमने निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम को ऑब्जर्व किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये भी एक तरह से प्रूफ दिखाता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन रेट से पता करेंगे। ठीक है, कि SN2 होता तो क्या रिएक्शन रेट होता, SN1 होता। हम लोगों ने और भी पहले ऐसा किया है कि रिएक्शन को या मैकेनिज्म को कंपेयर करने के लिए हम रिएक्शन रेट के थ्रू गए हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा किस पे है, रिएक्शन रेट पे। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है तब उसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता, क्या होता, किस पे डिपेंड करता, या अगर SN1 रिएक्शन फॉलो करता तो हमारा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, किस पे डिपेंड करता, वो हम आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा दिख रहा है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, प्लैटिनम है और Ln करके लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ N आपका 0 से 3 कुछ भी हो सकता है, लीगेंड है ये। और चौथा आपका Cl है जो कि 4 - N है। मतलब कि टोटल हमको 4 लिगेंड ही चाहिए, तो L आपका जो भी होगा, अगर 1 होगा तो Cl क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर L हमारा 2 होगा तो Cl क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया है इसका, क्योंकि टोटल लिगेंड 4 होनी चाहिए, तो 4 - N आपका Cl दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें हम Y लिगेंड को मतलब Cl को Y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक Cl निकल गया और इस जगह पे हमारा क्या आ गया, Y आ गया। ठीक है, हमने आपको ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन में ये बताया था कि हमारा जो लिगेंड होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता। जनरली हमारी रिएक्शन जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं, इसीलिए रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस भी होता है। मतलब कि एक्वेशन, पहले पानी वाटर आके जुड़ता है, फिर वाटर के बाद आपका जो लिगेंड है वो आएगा और वो क्या करता है, वाटर को रिप्लेस कर देता है। तो सारी चीज़ें जो थी वो आपका इसमें भी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन R है वो कॉम्बिनेशन है 2 का, किसका, K1 प्लस कंसनट्रेशन ऑफ, ये जो आपका रिएक्टेंट दिख रहा है प्लैटिनम LnCl 4 - N और Y का कंसनट्रेशन, प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ केवल इसका प्लैटिनम के जो कॉम्प्लेक्स है। तो इसको देख के हमको ये लग रहा है कि जो हमारा ये रिएक्शन हो रहा होगा सब्स्टिट्यूशन का, ये केवल एक पाथवे में नहीं होगा, ये 2 पाथवे में हो रहा है, तभी हमें K1 और K2 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 रेट के क्या है, सम में आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पाथ रिएक्शन का हो सकता है वो ये हो सकता है कि R = K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ प्लैटिनम कम्प्लेक्स इंटू इनकमिंग लिगेंड का कंसनट्रेशन। और दूसरा पाथ क्या हो सकता है, R = K2 इंटू केवल कंसनट्रेशन जो आपका है वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कि कैसे इसका इक्वेशन हो रहा होगा, अगर वो SN2 से हो रहा है तब कैसे हो रहा होगा, या SN1 से हो रहा होगा तब कैसे हो रहा होगा। तो पहले एक चीज़ देख लीजिए, अगर ये SN2 से होता तो कैसे होता। ठीक है, अगर ये रिएक्शन, अभी तक हम SN2 की बात कर रहे हैं, तो SN2 ऐसा कुछ होता तो देखिए कुछ इस तरीके से होता। मैं आपसे बोल रही हूँ कि H2O पहले क्या कर रहा है, H2O पहले जाके एसोशिएट कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लिया आपने, H2O क्या कर गया, एसोशिएट कर गया, और जो लिगेंड निकलने वाला था वो Cl- क्या हो गया, निकल गया। ये और ये जो एसोसिएशन का स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, मतलब कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप देखिए क्या है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, इनकमिंग लिगेंड Y आ गया और ये Y जो है H2O को रिप्लेस कर देगा। मतलब सेकंड स्टेप में H2O निकल जा रहा है और आपका Y आके जुड़ जा रहा है। तो ये आपका जो होगा सेकंड स्टेप, ये क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी जब SN2 की बात करेंगे तो उसमें रिएक्शन आएगा फिलहाल। अच्छा, सपोज करिए कि हमारा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है, सपोज, जस्ट सपोज कि हमारा जो रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा वो SN1 से जा रहा है। तो कैसे होगा, SN1 में पहले क्या होता है, SN1 में पहले हमारा जो लिगेंड जिसको निकलना है वो टूट के निकल जाएगा,
और सेकंड स्टेप में क्या करेगा, पानी आके जुड़ेगा, और थर्ड स्टेप में पानी निकल के आपका वहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज होगा। ठीक है, जनरली जो SN1 की बात होती है, तो SN1 में क्या हो रहा है, देखिए Cl पहले यहाँ पे निकल गया, डिसोसिएशन पहले होता है, और ये डिसोसिएशन जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकेंड स्टेप में क्या हो जा रहा है, H2O आके इस जगह पे जुड़ जा रहा है। तो एक्वेशन SN1 मैकेनिज्म से कुछ इस तरीके से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा, K2 इंटू ये जो पहला वाला स्टेप है जो कि आपका स्लो स्टेप है, जिसमें कि मेटल और लिगेंड की बॉन्ड टूट रहे हैं, वो आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन, माने कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और SN2 तो हम यहाँ ऊपर देखे ही थे, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स, ये आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रेट निकलेगा। ठीक है, और दूसरा हमने आपको ऊपर जब बात किया था कि SN2 मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, पहले H2 जाके हमारे कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाएगा जो कि स्लो स्टेप होगा, और सेकेंड स्टेप जो कि फास्ट होगा, H2 निकलेगा और जो लिगेंड आने वाला था, जुड़ने वाला था, वो लिगेंड जाके इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप को ही केवल देखा जाए अगर, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन में स्लो स्टेप को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि हमने सबसे ऊपर अभी देखा कि टोटल रेट जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का होता है वो दो रेट के समअप का होता है। एक तो K1 इंटू आपका रिएक्शन प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स का कंसनट्रेशन प्लस K2 इंटू रिएक्टेंट का कंटेंट कंसनट्रेशन इंटू वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये हमने इसको अलग अलग कर दिया। ओके, अब एक चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे कि SN2 मैकेनिज्म से अगर हम रिएक्शन रेट को देख रहे हैं K2 इंटू, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा H2O जो है वो काफ़ी, अगर उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर हम H2O को कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारा रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, K2, मतलब उतना ही आएगा जितना कि हमारा SN1 में आ रहा था। तो ये जो पूरी कहानी देखी, इससे हम लोगों ने क्या समझा, इससे ये समझा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जनरली अगर चाहे SN1 से जाए चाहे आपका SN2 से जाए, वो आपका सेम हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन रेट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों से जा रहा है, नहीं। ऑब्जर्वेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा मैंने, ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो ये ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस देख लीजिए। देखिए, प्लैटिनम का Cl4 लिगेंड है, यहाँ पे Cl3NH3 लिगेंड है, यहाँ पे Cl2NH3 का ट्वाइस लिगेंड है। ठीक है, तो पहले वाले केस में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ठीक है, दूसरे केस में कितना है, इसमें भी आपका +2 है, और इस केस में भी आपका +2 है। ठीक है, प्लैटिनम हर केस में जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है। ओके, और ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसमें भी आपका प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि देयर इज़ वेरी लिटिल इफेक्ट इन रेट ऑफ एक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि आपका प्लैटिनम के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये महसूस किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेट ऑफ इक्वेशन है, माने कि लिगेंड को वाटर से रिप्लेस करने का जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय वाटर, ये जो इन सब कॉम्प्लेक्सेस का ऑब्जर्व किया गया तो उनके रेट ऑफ इक्वेशन में बहुत कम फ़र्क दिखा। समझ में आ रही मेरी बात, बहुत कम फ़र्क दिखा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बात सोचिए कि अगर हमारा ये एक्वेशन जो है, माने कि लिगेंड का वाटर से जो एक्सचेंज हो रहा है, ये अगर SN1 मैकेनिज्म से होता, ठीक है, ये अगर SN1 मैकेनिज्म से होता तो ब्रेकिंग, माने जो प्लैटिनम और Cl जो कि लीव कर रहा है, इनका जो ब्रेकिंग है, माने PT और Cl के जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है, ये PtCl4 2- से PtClNH3 का होल थ्राइस प्लस तक जाने में क्या होता, डिफ़िकल्ट हो जाता, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ना और क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, अगर ये SN1 के थ्रू जाता। यहाँ पे लिखा है, देखिए, इफ़ एक्वेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, द
Breaking of platinum and chloride bond would become more difficult on increasing positive charge on platinum from -2. देखिए ना, पहले यहाँ -2 हो गया, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ न्यूट्रल हो जा रहा है, फिर यहाँ क्या हो जा रहा है प्लस, मतलब जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है और पॉजिटिवनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हम जब ये देख रहे हैं कि हमने क्या कहा, जब पॉजिटिवनेस बढ़ती है किसी भी मेटल का, जो ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, वो अगर ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो उसका इफेक्ट सेंट्रल मेटल पे पड़ता है। सेंट्रल इफेक्ट पड़ता है मतलब कि वो और पॉजिटिवनेस को महसूस करता है, और जो उनके बॉन्ड है, जो निकलने वाला है मेटल लिगेंड बॉन्ड, वो और मजबूत हो जाता है, तो उनको तोड़ना बहुत क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारा ये मैकेनिज्म SN1 के थ्रू जाता तो रिएक्शन रेट घट जाता। PtCl4 2- से +1 तक जाने में हमारा रिएक्शन रेट क्या होता, घट जाता। लेकिन इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन रेट हमारा नहीं घट रहा है। लिखा है ना मैंने इसमें, वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन रेट ऑफ एक्वेशन। इसका मतलब ये हमारा जो मैकेनिज्म है वो SN1 नहीं SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है। ठीक है, और वैसे भी एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर ब्रेकिंग। अगर जो हमारा ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता है तो बाहर से लिगेंड को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बाहर से लिगेंड को अगर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो एसोसिएशन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इससे हमें ये ओवरऑल पता चला कि जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला वो तो SN1 या SN2 दोनों में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो उससे कुछ खास हम लोग बता नहीं पाए कि हमारा रिएक्शन SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा। लेकिन जब हमने प्लैटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि -2 से +1 ओवरऑल चार्ज जा रहा था ऑब्जर्व किया, तो देखा कि उस पर भी रिएक्शन रेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर वो SN1 से जाता तो फ़र्क पड़ना चाहिए था, जो कि नहीं पड़ रहा था। तो इससे हम लोगों ने ये पता किया कि हमारा रिएक्शन रेट क्या जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो SN2 जो मैकेनिज्म होता है हम लोगों का, जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें, जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, पहले आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर जिस लिगेंड को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, फिर क्या होता है, बाहर से जो लिगेंड आता है वो आके जुड़ता है तो 4 मेंबर से जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बन जाता है, 5 मेंबर। ठीक है, 4 मेंबर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से हमारा इंटरमीडिएट बनता है। कैसा इंटरमीडिएट बनता है, 5 मेंबर स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, बॉन्ड उसके घूम जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स जो हमारा इंटरमीडिएट है वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में से आपका वो वापस जाता है स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में। फिर आपका जो आपका लिगेंड है जो टूटने वाला है वो टूट के आपका प्रोडक्ट बनाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, Z एक्सिस, ओके, ये अगर आपका स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है तो ऊपर से, ठीक है, अगर ये XY कॉम्प्लेक्स है, XY आपका एक्सिस है, तो ऊपर से आपका Y जो लिगेंड है वो आपका क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जब ऊपर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि आपका रोटेट करेगा मोर स्टेबल बनने के लिए। और मोर स्टेबल कौन सा इसमें हो जाता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल मोर स्टेबल होता है। तो आपके बॉन्ड रोटेट करेंगे और वो आपका TBP इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वो लिगेंड जिसको बाहर निकलना है वो देखिए नीचे की ओर आ जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, वो नीचे की ओर आ जा रहा है और वापस से हमारा ये स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। और लिगेंड जिसको निकलना है वो निकल के फिर से हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो भी सब्स्टिट्यूटेड दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। वही चीज़ यहाँ देखिए लिखा भी है हमने कि लिगेंड जो हमारा है वो +Z डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। ठीक है, और वो क्या यूज़ कर रहा है, एम्प्टी PZ ऑर्बिटल ऑफ मेटल का जो P ऑर्बिटल एक एम्प्टी है उसी को यूज़ कर रहा है। मतलब पांचवा जो पहले तो 4 लिगेंड थे, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि मेटल के पास हमारे 5 कोऑर्डिनेटिंग ऑर्बिटल्स में हैं DsP2। तो एक P ऑर्बिटल से जाके हमारा बाहर वाला लिगेंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो उससे क्या कर ले रहा है, अटैच हो जा रहा है, कोऑर्डिनेट कर जा रहा है। क्या बना रहा है, उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बना रहा है, जो कि आपका मोर स्टेबल ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जा रहा है।
फिर ये अगेन आपका कन्वर्ट होता है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट में, जिसमें कि आपका लिविंग ग्रुप जो है वो फिर से जेड डायरेक्शन में आ जाता है और वहाँ से वो निकल के स्क्वायर प्लेनर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है फिर से उसको बना देता है। ठीक है, तो जो हमारे ये 2 कन्वर्जन हो रहे हैं, एसपी से टीबीपी, फिर टीबीपी से एसपी। तो टीबीपी पहली बात तो हमारा बहुत स्टेबल इसमें बन रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है इसमें, इसलिए टीबीपी इसमें मोस्ट स्टेबल हो रहा है। और दूसरा कि जो कन्वर्जन हो रहा है दोनों एसपी में, टीबीपी का एसपी से टीबीपी, फिर टीबीपी से एसपी में, वो बहुत कम एनर्जी लग रहा है उसमें। ठीक है, बहुत कम लग रहा है, इसलिए ये रिएक्शन आपका हो पा रहा है। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हमने सब्स्टिट्यूशन जो था वो ख़त्म कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांस इफ़ेक्ट। ठीक है, ये ट्रांस इफ़ेक्ट क्या होता है थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं आज, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी कल इसको अब। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा आप लोग को। ट्रांस इफ़ेक्ट जो है आपका, नाम सुन के लग रहा होगा कि ट्रांस कहाँ सुना है हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो पढ़ा है सिस और ट्रांस, उसमें हम लोगों ने ट्रांस के बारे में जाना है। ठीक है, तो ट्रांस का इफ़ेक्ट मतलब कि कुछ सब्स्टिट्यूशन में हमारा जो है वो ट्रांस के जो लीगेंड है वो सब्स्टिट्यूशन होने में इफ़ेक्ट डाल रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? पहली बात तो ट्रांस इफ़ेक्ट आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही हो रहा है। हम ये जो ट्रांस इफ़ेक्ट पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ट्रांस इफ़ेक्ट भी सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसमें कि पहले से जो चारों लिगेंड प्रेजेंट है उसमें से कोई एक ऐसा लिगेंड जो अपने ट्रांस पोजीशन पे न्यू इनकमिंग लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करे, उसको हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको हम कल बताते हैं आपको। आज के लिए इतना ही। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कंसल्ट करिएगा, वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट हो जाएगा और भी है इसके बाद, तो मैं इसको भी डाल दूँगी वेबसाइट पे। अभी तो नहीं डाल रही हूँ इसको। ओके, थैंक यू।